अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि सब दोस्त खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम इन्वेस्टमेंट एनालिसिस के 3 टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसमें से फर्स्ट वन जो हमारे पास है वो जियोमेट्रिक मीन रिटर्न है और अरिथमेटिक मीन रिटर्न है। और सेकंड वन हमारे पास जो है वो वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन है। और थर्ड वन हमारे पास जो है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है। ये जो हम इनको सॉल्व करेंगे वो इनके डिफरेंट फार्मूलाज हैं, तो उनको यूज़ करते हुए हम इनको कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद इनका रिटर्न निकालेंगे। अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो बर वक्त आप लोगों के पास पहुंचती रहे। जियोमेट्रिक मीन रिटर्न्स की यहाँ डेफिनेशन है, तो हम कैलकुलेशन करने से पहले आपको मैं थोड़ा सा यानी कि इसके हवाले से डिफाइंड समझाना चाहूँगा, ताकि आप लोगों को इजीली समझ आ जाए। जियोमेट्रिक मीन रिटर्न इन स्टैटिस्टिकल एंड बिजनेस टर्म, अ जियोमेट्रिक एवरेज रिटर्न रिप्रेजेंट द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पर ईयर एवरेज ओवर अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। मीन्स जो जियोमेट्रिक मीन रिटर्न होता है वो एवरेज रिटर्न होता है हमारे किसी भी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, जो हर साल हमें रिसीव होता रहता है। मतलब एक ऐसी इन्वेस्टमेंट जिस पर जो हमें हर साल रिटर्न मिलता है, उसका एवरेज होता है, उसे जियोमेट्रिक मीन रिटर्न भी कहते हैं हम। एंड when asset increase in value year on year, a geometric average return will let you know what the increase in value would look like if represented by an annual investment। मतलब ये कि एनुअल इन्वेस्टमेंट रेट जो है वो हमारी इन्वेस्टमेंट के ऊपर हर साल इंक्रीज होता है, और हम जियोमेट्रिक मीन रिटर्न को यूज़ करके इसको फाइंड आउट करते हैं। अगर हम इसको फाइंड आउट करने के लिए जो मोस्टली फार्मूला यूज़ करते हैं, जियोमेट्रिक मीन रिटर्न इज इक्वल टू पाई HPR। जो हमारे पास पाई है वो एनुअल प्रोडक्ट होता है एनुअल होल्डिंग पीरियड रिटर्न का, और HPR जो है वो होल्डिंग पीरियड रिटर्न है, और 1/n। एन हमारे पास होता है नंबर ऑफ ईयर्स और -1। तो इस फार्मूले को यूज़ करके हम जियोमेट्रिक मीन रिटर्न निकालेंगे। लेकिन इससे पहले इसकी यूजेस हैं कुछ जियोमेट्रिक मीन रिटर्न की। द जियोमेट्रिक मीन इज़ यूजली मोर यूजफुल फॉर फाइंडिंग पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। मतलब कि इसमें हमें बताया जा रहा है कि इसको कंपनी की जो मैनेजमेंट होती है उसे, और पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस को देखने के लिए, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो हमारा एनुअल रेट ऑफ रिटर्न आ रहा होता है उसको फाइंड आउट करने के लिए भी हम जियोमेट्रिक रिटर्न यूज़ करते हैं। इसके अलावा द जियोमेट्रिक मीन टेक्स इनटू अकाउंट कंपाउंडिंग दैट ऑकर फ्रॉम पीरियड टू पीरियड। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट, ऐसी इन्वेस्टमेंट कंपाउंडिंग इफेक्ट, लाइक जब आप एक इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, अगले साल वो इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो इंटरेस्ट आएगा उसको भी री इन्वेस्टमेंट कर दें, तो ऐसी इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न होगा उसको भी हम फाइंड आउट करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। जियोमेट्रिक मीन रिटर्न यूज़ होता है। इसके बाद हमारे पास आता है अर्थमेटिक मीन रिटर्न। द अर्थमेटिक मीन इज़ द बेसिक फॉर्म ऑफ एवरेज। अर्थमेटिक मीन जो बेसिक फॉर्म होते हैं एवरेज एक्सपेक्टेड रेट को फाइंड आउट करने के लिए। और सेकंड पॉइंट है, इट गिव्स इक्वल वेट टू ईच डाटा पॉइंट। ये जो है एक इक्वल वेट होती हैं हर पॉइंट पर। द अर्थमेटिक मीन इज़ बेटर फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज एंड परफॉर्मेंस ओवर सिंगल पीरियड्स। ये बेहतर होता है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग और परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए फॉर अ सिंगल पीरियड ऑफ अ ईयर। इसके लिए जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं वो है AM इजकल टू HPY/N। सेकंड मैंने वेयर HPY इज द सम ऑफ एनुअल होल्डिंग पीरियड। HPY जो होता है हमारे पास होल्डिंग पीरियड यील्ड होता है। द अर्थमेटिक मीन रिटर्न्स ऑफ अ स्टॉक इज द एवरेज ऑफ द सब पीरियड रिटर्न्स। कहते हैं कि अर्थमेटिक मीन्स की बात करें तो रिटर्न ऑफ अ स्टॉक होता है। रिटर्न ऑफ अ स्टॉक जो है वो एवरेज रिटर्न होता है। इट्स कैलकुलेटेड बाय एडिंग द सब पीरियड रिटर्न्स एंड डिवाइडिंग बाय द नंबर ऑफ सब पीरियड। कहते हैं कि ये जो क्वार्टरली बेसिस पर रिटर्न मिल रहा होता है, लिहाजा जब आपको क्वार्टरली बेसिस पर के ऊपर रिटर्न मिल रहा हो, फॉर एग्जांपल आपको एक साल के अंदर 3 दफ़ा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मिले, तो उन तीनों को ऐड करें, उसके बाद नंबर ऑफ ईयर के साथ डिवाइड कर दें, तो हमारा जो अर्थमेटिक मीन जो है हमारा हमें फाइंड आउट हो जाएगा। अभी तक हम जो है फार्मूले को देख रहे थे। अभी हम नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट है कंपैरिजन ऑफ AM एंड GM, हमारे पास स्लाइड्स है। इसमें वो कह रहे हैं कि वैन एसिड रेट ऑफ रिटर्न आर कॉन्स्टेंट। कहते हैं कि एसिड रेट ऑफ रिटर्न जो है जब कॉन्स्टेंट हो, AM एंड GM क्या होगी, सेम होगी। यानी कि जब कॉन्स्टेंट होता है हमारे पास रेट ऑफ रिटर्न, तो AM और GM में कोई फर्क नहीं आता। इफ़ रेट ऑफ रिटर्न आर नॉट कॉन्स्टेंट, कहते हैं जब रेट ऑफ रिटर्न आर नॉट कॉन्स्टेंट ना हो, तो AM जो है हमेशा जो है हायर होगा देन द GM जियोमेट्रिक मीन रिटर्न से। कहते हैं कि AM इज़ बेस्ट यूज एज एन एक्सपेक्टेड वैल्यू। AM जो है बेस्ट यूज़ करते हैं एन एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ पर। मतलब ये कि एसिड की फॉर्म में है, वो एक्सपेक्टेड वैल्यू के तौर पे जो है एसिड अर्थमेटिक मीन रिटर्न्स जो है वो यूज़ करते होते हैं। और GM ऑफ रिटर्न इन टर्म्स ऑफ एसिड इंडिविजुअल ईयर, वाइल GM बेस्ट कैप्चर एसिड लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस। GM की बात करें तो लॉन्ग टर्म एसिड की परफॉर्मेंस को कैप्चर करने के लिए यूज़ किया जाता है। हमारे पास जो नेक्स्ट है वेरिएंस। वेरिएंस का हमारे पास ये फार्मूला दिया गया है, लेकिन इससे पहले जो हमने AM एंड GM पढ़ा है, तो इसका कुछ एग्जांपल है हमारे पास, क्वेश्चन में दिए गए हैं।
हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास 5 ईयर्स हैं, ड्यूरिंग द पास्ट 5 ईयर्स, कहते हैं कि पिछले 5 साल के हमारे पास जो है ना एनुअल रेट ऑफ रिटर्न भी गिवन है, स्टॉक ए के भी और स्टॉक बी के भी। और उसके अलावा वो पार्ट ए में क्या है, कंप्यूट द अरिथमेटिक मीन एनुअल रेट ऑफ रिटर्न फॉर ईच स्टॉक। ठीक है ना, कहते हैं अरिथमेटिक मीन रिटर्न जो है वो उसके एनुअल रेट ऑफ रिटर्न हमारे पास मौजूद हैं स्टॉक के। विच स्टॉक इज़ द मोस्ट डिज़ायरेबल बाय दिस मेजर, कहते हैं कौन सा स्टॉक जो है हमारे पास मोस्ट डिज़ायरेबल मेजर करता है। हम आ जाते हैं इसके एग्जांपल की तरफ। हमारे पास एग्जांपल है, एयर हमारे पास हैं 1 2 3 4 5, और स्टॉक हमारे पास गिवन है, और स्टॉक ए बी और बी भी दोनों गिवन है। हम स्टॉक ए के जितने भी रेट ऑफ रिटर्न हैं उनको ऐड करेंगे, सम करेंगे, और उसके बाद नंबर ऑफ़ एयर से डिवाइड करा देंगे। हमने सम किया तो 0.27 आया, उसके बाद हमने नंबर ऑफ़ एयर से डिवाइड कराया तो हमारे पास अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट हो गया। इस तरह स्टॉक भी है हमारे पास 0.08, हमारे पास सम आया है तमाम रेट ऑफ रिटर्न जो हमारे पास गिवन थे, उसके बाद हमने उनको नंबर ऑफ़ एयर से डिवाइड कराया तो हमारे पास वैल्यू आ गई है 0.016, जो कि स्टॉक बी का है। अरिथमेटिक मीन हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारे पास स्लाइड्स है वेरिएंस की। वेरिएंस का फार्मूला हमारे पास मौजूद है। वेरिएंस इज इक्वल टू समेशन आर माइनस रिटर्न होता है आर माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न का स्क्वायर ओवर एन। इसी तरह हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का भी फार्मूला है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू, इसमें सिर्फ ये है कि फार्मूला वही होगा, इसके ऊपर स्क्वायर रूट हमने लगा देना है सॉल्व करते वक्त। तो हम आ जाते हैं कुछ एग्जाम्पल की तरफ। जैसा कि अभी हमने क्वेश्चन किया था अरिथमेटिक मीन वाला, उसका हमने जो आंसर निकाला था, इसमें स्टेप्स हैं। तो स्टेप्स अगर याद हो तो इजी रह जाता है हमारे लिए। हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप है इसमें, वो हमारे पास जो अरिथमेटिक मीन की ये जो वैल्यू है, इसमें से हम मैनेज करेंगे ये, यानी कि अरिथमेटिक मीन की अगर स्टॉक ए की वैल्यू है तो स्टॉक ए की वैल्यू जो हमारे पास गिवन है, रेट ऑफ रिटर्न हमारे पास स्टॉक ए के जो गिवन है उन सब को, ठीक है ना, वक्त जो है ना, एक के बाद दूसरे को, दूसरे के बाद तीसरे को हम मैनेज करेंगे तो हमारे पास जो है वो वैल्यूज़ आ जाएंगी इस तरह। ये जो हमारे पास स्टॉक ए की वैल्यूज़ आ रही है इसको हमने मैनेज किया है। ये जो 0.054 है अरिथमेटिक मीन स्टॉक ए का जो है वैल्यू आई है हमारे पास, उसमें से हमने मैनेज किया है। हमारे पास जो रेट ऑफ रिटर्न गिवन है स्टॉक ए का, उनको सबको मैनेज किया है बारी बारी, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई है स्टॉक ए की। इसी तरह हमने स्टॉक बी की जो हमारे पास अरिथमेटिक मीन की वैल्यू आई है 0.016, इसमें से हम मैनेज करेंगे स्टॉक बी के जो रेट ऑफ रिटर्न हमारे पास गिवन है उनको 0.08, 0.03, इस तरह सबको जब हम मैनेज करेंगे तो हमारे पास ये इस तरह वैल्यू आ जाएगी 0.064, 0.014 माइनस 0.106। ठीक है ना, ये हमारे पास जो है वेरिएंस के लिए स्टेप 1 हो जाता है। अगर हमारे पास अरिथमेटिक मीन की वैल्यू ना हो तो फिर हमें जो है ना उसको भी कैलकुलेट करना पड़ता है इसका फार्मूला लगा के, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड स्टेप आ जाता है वो ये होता है कि हम यानी कि मैनेज करने के बाद, सब्सट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास जो वैल्यूज़ आती हैं उन सब का स्केयर लेना होता है, स्टॉक ए की वैल्यूज़ का भी और स्टॉक बी की वैल्यूज़ का भी। जब हम स्केयर लेंगे तो हमारे पास इस तरह ये वैल्यू आ जाती है 0.018 और स्टॉक बी का 0.004। इस तरह हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाती हैं। जो हमारे पास स्टेप 3 करना है वो इस तरह करना है कि ये जितनी भी स्टॉक ए की वैल्यू हैं इनको आपस में ऐड कर लेना है। ठीक है, जब हम ऐड करेंगे 0.018, ठीक है, 0.03, इस सब को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.065। इसी तरह हम स्टॉक बी की जितनी भी वैल्यू हैं उन सब को भी, यानी कि स्केयर रूट स्केयर लेने के बाद जो हम इनको ऐड करेंगे, हमारे पास ये स्टेप कौन सा हो जाता है, 3 हो जाता है। ठीक है, जब हमने इनको ऐड कर लिया तो हमारे पास हमने देखने के नंबर ऑफ़ ईयर्स कितने हैं। ठीक है ना, हमारे पास जो रेट ऑफ रिटर्न जो गिवन है ये कितने ईयर्स का है, 5 का है, 6 का है, 7 का है। तो इधर हमारे पास 5 ईयर्स का है, 5 ईयर्स का है। तो हम 5 ईयर्स से ये जो हमारे पास स्टॉक ए की वैल्यू आई है इसको 5 ईयर्स से हम डिवाइड कर देंगे, और स्टॉक बी की वैल्यू उसको भी जो है ना नंबर ऑफ़ 5 ईयर्स जो है 5 है उनसे इनको कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। उसके बाद हमारे पास जो है वेरिएंस की जो वैल्यू है वो आ जाएगी, कैलकुलेट हो जाएगी। इसी तरह स्टॉक ए का हमारे पास 0.013 आया है और स्टॉक बी का 0.0032 आया है। अब हमने बात किया था कि जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन है, उसमें फ़र्क यह है कि बस उसका जो हमारे पास वेरिएंस का फार्मूला है उसका स्क्वायर रूट ले लेना है। तो हमारे पास ऑलरेडी वेरिएंस की जो
वैल्यू है वो गिवन है, जो कि हमने कैलकुलेट की है, वो हमारे पास आ चुकी है। तो हम अगर इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 0.115 आएगी और 0.0567802 आएगी। जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया है, कंप्यूट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द एनुअल रेट ऑफ रिटर्न फॉर ईच स्टॉक बाय दिस मेजर विच इज़ द प्रेफरेबल स्टॉक। जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन से स्टॉक को आप ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन जो है प्रेफर आउट करेंगे। हमने जो जैसा कि पढ़ा है, इसमें हमारे पास ये जो एग्जांपल है हमने अभी सॉल्व आउट किया है, इसमें हमारे पास वेरिएंस आ रहा है 0.013 और 0.032 और स्टैंडर्ड डेविएशन है 0.115 0.0566 स्टॉक बी का। हमने जो है स्टैंडर्ड डेविएशन की बेस के ऊपर जो है स्टॉक बी को प्रेफर करना है, क्योंकि ये 1 के बहुत ही दूर है। स्टॉक बी देखिए ना, हमारे पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 0.056 है और स्टॉक ए जो है वो 0.115 है। तो इस हवाले से देखा जाए तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है स्टॉक बी की जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 1 से दूर है। इस वजह से भी हम जो है प्रेफर ज़्यादा स्टॉक बी को देंगे। और सेकंड जो इसकी वेरिएंस है वो भी स्टॉक जो है ए से, यानी कि स्टॉक बी जो है वो 1 से ज़्यादा दूर है और स्टॉक ए की निस्बत, क्योंकि स्टॉक ए की जो है बहुत करीब है और स्टॉक बी की जो हमारे पास है वेरिएंस वो 1 से बहुत करीब है। इसलिए हम जो है स्टैंडर्ड डेविएशन की बेस पर के ऊपर हम जो है स्टॉक बी को ज़्यादा प्रेफर करेंगे। जैसे कि हमारे पास यहाँ पार्ट सी है, कंप्यूट द जियोमेट्रिक मीन रेट ऑफ रिटर्न फॉर ईच स्टॉक, डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन द अर्थमेटिक मीन रिटर्न एंड द जियोमेट्रिक मीन रिटर्न फॉर ईच स्टॉक। इसमें वो कह रहा है कि जो स्टॉक है उसका जियोमेट्रिक मीन रिटर्न निकालें और दूसरा ये कि अर्थमेटिक मीन रिटर्न और जियोमेट्रिक मीन रिटर्न का डिफरेंस बताएं। हमारे पास यहाँ फाइल मौजूद है, एक्सेल फाइल। जहाँ हमारे पास ये स्टॉक ए और स्टॉक बी की जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास गिवन है। इसमें हमारे पास जो गिवन है वो HPY है और हमेशा HPY निकालने के लिए हमें ये फार्मूला यूज़ करना पड़ता है HPR-1। लेकिन हमें यहाँ HPR जो है ना चाहिए, तो इसके लिए हम जो है जितने भी ये वैल्यूज़ हैं उनको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। और दूसरा इसलिए भी क्योंकि यहाँ जो वैल्यू आ रही है वो माइनस में आ रही है। स्टॉक ए में देखें ना, यहाँ जो वैल्यू आ रही है -0.03, तो इसको दूर करने के लिए भी हम जो है ख़त्म करने के लिए हम 1 के साथ स्टॉक ए की वैल्यू को स्टॉक बी की वैल्यू को मल्टीप्लाई कराते हैं। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इस तरह का डाटा आएगा। ये हमारे पास डाटा मौजूद है स्टॉक ए का और स्टॉक बी का। तो इसके बाद हम इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, मल्टीप्लाई इस तरह कराना है कि जो स्टॉक ए की वैल्यूज़ हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कराना है और स्टॉक बी की जो वैल्यूज़ हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कराना है। तो इस तरह हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.26। यहाँ देखें ना, PHRP, ठीक है ना, कि रेज़ की पावर 1/n था। तो जब हमने n की जगह पर 5 नंबर ऑफ़ एयर्स हैं हमारे पास, n जो है हमारे पास नंबर ऑफ़ एयर्स हैं, नंबर ऑफ़ एयर्स हमारे पास 5 मौजूद हैं। हमने वो वैल्यू पुट किया तो हमारे पास यहाँ 0.2 आ गया। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे HRP के साथ तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 1.04 आ जाएगी। जैसा कि ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला है हमारे पास HRP -1, तो जब हम -1 इसमें से करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 0.045। इसी तरह स्टॉक बी की जो वैल्यू है उसको भी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, यानी कि रेज़ की पावर 1/5 है, तो 5n जो है नंबर ऑफ एयर्स हैं हमारे पास 5। तो उसको जब जो है ना कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 0.2 आएगा। 0.2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.07 के साथ तो हमारे पास HRP की वैल्यू आ जाएगी। तो हमें जब हमारे पास HRP की वैल्यू हमारे पास गिवन है तो हम जियोमेट्रिक मीन जो है निकाल सकते हैं फार्मूला लगाकर। तो जब जियोमेट्रिक का फार्मूला लगाएंगे HRP -1 तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी स्टॉक ए की भी स्टॉक बी की भी। इसके अलावा उन्होंने हमारे से एक और चीज़ पूछी थी, अर्थमेटिक मीन रिटर्न और जियोमेट्रिक मीन रिटर्न का डिफरेंस। अर्थमेटिक मीन रिटर्न जो है वो सिंपली आपको शॉर्ट टर्म पीरियड के इन्वेस्टमेंट के जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न होता है उसको फाइंड आउट करने के लिए होता है, जबकि जियोमेट्रिक मीन रिटर्न की बात करें तो जियोमेट्रिक मीन रिटर्न होता है वो लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट की जो परफॉर्मेंस होती है उसको मेजर करने के लिए हम यूज़ करते रहते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। हमारे पास एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है, जैसे कि इसका सिंपली जो फार्मूला है वो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू समेशन प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई रेट ऑफ रिटर्न। हम इसको फार्मूले को यूज़ करते हुए जो है ना एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। हमारे पास एग्जांपल है, आ स्टॉक ब्रोकर कॉल यू एंड सुगेस्ट दैट यू इन्वेस्टमेंट इन द XYZ कंपनी। कहते हैं स्टॉक ब्रोकर है वो हमें बताता है कि आप मुझे बताएं, एनालाइज करके बताएं, ठीक है, उसके अदर मटेरियल्स को और उसका रेट ऑफ रिटर्न को एनालाइज करके बताएं। आप सुगेस्ट करें कि मैं कौन सी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करूँ। तो हमारे पास रेट ऑफ रिटर्न जो है हमें गिवन है और प्रोबेबिलिटी भी गिवन है। प्रोबेबिलिटी
प्रोबेबिलिटी मीन चांस होता है, प्रोबेबिलिटी हमेशा जो होती है वो 1 के इक्वल ही होती है। जितनी भी इनकी वैल्यूज़ हैं अगर इनको एडअप किया जाए तो हमेशा 1 के इक्वल ही बनेगी। ये जो हमने एक एग्जांपल सॉल्व की है जो अभी आपने पढ़ी है, इसमें रेट ऑफ रिटर्न हमारे पास गिवन है, प्रोबेबिलिटी गिवन है। जब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे, इनकी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास ER जो ये आ रहा है, ये इनकी जो है ना कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू आ रही हैं। तो कैलकुलेट करने के बाद हम एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए हमें इन सब वैल्यूज़ को ऐड करना पड़ेगा। जब हम इन सब को वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो हमारे पास एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न निकल आएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस द 3 कंपोनेंट ऑफ इन्वेस्टर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन एन इन्वेस्टमेंट। डिस्कस करें 3 फैक्टर इन्वेस्टर के रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट के ऊपर मिलते हैं। अब हम इसको डिस्कस करेंगे कि कौन से ये 3 फैक्टर्स हैं। हमारे पास जो फर्स्ट है वो है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। मतलब ऐसा कि ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है कुछ इस तरह जिसके अंदर जो है वो इंडिविजुअल की डिमांड होती है और वो डिफरेंट होती है कंजप्शन के हवाले से और मोर ऑब्जेक्टिवली अगर देखा जाए तो रिस्क फ्री रेट जो है वो मेजर इन टर्म ऑफ द लॉन्ग रन रियल ग्रोथ इन द इकोनॉमी सिंस द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल इन द इकोनॉमी इन्फ्लुएंस द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। मीन्स कि ऐसी इन्वेस्टमेंट जहाँ पे रिस्क फ्री रेट है, रिस्क फ्री रेट की इन्वेस्टमेंट अवेलेबल होगी, वहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होंगी और ज़्यादा इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करेंगे रिस्क फ्री। मतलब ये कि जो जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होंगी वहाँ पे जो इन्वेस्टर्स हैं वो रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे। और रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट लाइक ऐसी इन्वेस्टमेंट है, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास जो है ट्रेजरी बिल्स हो गए, जिस पे जो है ना रिस्क बहुत कम होता है, रिस्क ना होने के बराबर होता है। तो ऐसी जो रिस्क जो होते हैं इन्वेस्टमेंट होते हैं उनको रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट कहते हैं। हमारे पास नेक्स्ट है इन्फ्लेशन प्रीमियम। द इन्फ्लेशन प्रीमियम विच कैन बी कन्वेंशनली मेजर्ड इन टर्म ऑफ द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यही है कि जब आपकी इन्फ्लेशन इंक्रीज होने लग जाए तो कुछ इन्वेस्टर जो हैं वो अपनी एक्स्ट्रा प्रोडक्शन के लिए वो ज़्यादा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे उनकी परचेजिंग पावर के ऊपर आने वाले वक्तों के अंदर प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीज होने की वजह से उनकी परचेजिंग पावर के ऊपर कोई भी डिफरेंट नहीं आता। यानी कि जब वो अपनी जो है एक्सपेक्ट करते हैं ज़्यादा जो है ना रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो प्राइस इंक्रीज करते हैं, तो इंक्रीज करने की वजह से उनकी जो परचेजिंग होती है, परचेजिंग पावर, तब यानी कि प्राइस इंक्रीज करने के बाद भी उनकी परचेजिंग पावर पर कोई डिफरेंट नहीं आता। जो है इसको जो है कंज्यूमर प्राइस जो है ना हम इन्फ्लेशन प्रीमियम कहते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है थर्ड पॉइंट हमारे पास है, सिंस द रिटर्न ऑन ऑल इन्वेस्टमेंट इज नॉट कर्टेन एज इट इज़ विद ट्रेजरी बिल्स, टी बिल्स मतलब ट्रेजरी बिल्स, द इन्वेस्टर्स रिक्वायर्स अ प्रीमियम फॉर टेकिंग ऑन एडिशनल रिस्क रिकवर करने के लिए जो है ना रिस्क प्रीमियम किया जाता है। द रिस्क प्रीमियम क्या होता है? द रिस्क प्रीमियम कैन बी एग्जामिन्ड इन टर्म्स ऑफ बिजनेस रिस्क, फिनेंशियल रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, यानी कि जितने भी ये रिस्क हैं ये डिफरेंट टाइप्स हैं एडिशनल रिस्क की, और ये कंपोनेंट है रिस्क प्रीमियम के। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ लिक्विड इन्वेस्टमेंट एंड एन इलिक्विड इन्वेस्टमेंट। हमारे पास कहते हैं कि लिक्विड इन्वेस्टमेंट के एग्जांपल दें और इलिक्विड इन्वेस्टमेंट के एग्जांपल दें। तो पहले हम लिक्विड इन्वेस्टमेंट को डिफाइन करेंगे। द एबिलिटी टू बाय और सेल एन इन्वेस्टमेंट क्विकली विदाउट अ सब्सटेंशियल प्राइस कंसेशन इज नोन एज लिक्विडिटी। एक लिक्विड एसिड होता है, एक लिक्विड इन्वेस्टमेंट होती है। लिक्विड एसिड वो होते हैं जिनको आप इजीली सेल आउट कर सकें जब भी आपको किसी भी किस्म की नीड हो। इसी तरह इन्वेस्टमेंट भी वही होगी कि आप ऐसी इन्वेस्टमेंट जहाँ पे आप कभी भी चाहें उस इन्वेस्टमेंट को बाहर निकाल सकें। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है, US गवर्नमेंट के ट्रेजरी बिल्स हैं कि जैसे कि हमारे पास US गवर्नमेंट के ट्रेजरी बिल्स होते हैं, वो जब भी हम चाहे परचेज़ कर सकते हैं, जब चाहें सेल आउट कर सकते हैं 1 मिनट के अंदर। तो इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट है इलिक्विड की एग्जांपल है, हमारे पास एसिड वुड बी अ स्पेशलाइज्ड मशीन और अ पार्सल ऑफ रियल एस्टेट। मतलब कि ऐसे एरियाज़ जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसा कि रियल एस्टेट में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, जहाँ पे आपका जो प्लाट है वो आप अगर सेल करना भी चाहते हैं तो वो फ़ौरन सेल नहीं हो सकता, फ़ौरन आपको आपकी इन्वेस्टमेंट वापस नहीं मिल सकती। तो इस तरह की जो इन्वेस्टमेंट होती हैं या इस तरह के जो जगहें होती हैं जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, उस इन्वेस्टमेंट को आप इलिक्विड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, यू ऑन इक्विटी इन द अल्फा कंपनी एंड यू रीड इन द फाइनेंशियल प्रेस दैट अ रिसेंट बोर्ड ऑफरिंग हैज़ रेज्ड द फर्म डेब्ट टू इक्विटी रेशियो फ्रॉम 35 to 55%। एक कंपनी है उसकी डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 35 to 55% इंक्रीज़ हो गई है। पहले उसकी जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो थी वो 35% थी, अब 55% है। वो कह रहे हैं कि डिस्कस करें कि इसका इफ़ेक्ट क्या होगा। डिस्कस द इफेक्ट ऑफ दिस चेंज ऑन द वेरिएबिलिटी ऑफ द फिल्म्स नेट इनकम स्ट्रीम
अदर फैक्टर बीइंग कांस्टेंट। अब वो कह रहे हैं कि डिस्कस करें कि इसका इफेक्ट क्या होगा आपकी वेरिएबिलिटी ऑफ द फर्म के ऊपर, नेट इनकम स्ट्रीम और अदर फैक्टर के ऊपर। डिस्कस हाउ दिस चेंज वुड इफेक्ट यू रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। कैन डिस्कस हाउ दिस चेंज वुड इफेक्ट यू रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। हम इसके आंसर को डिस्कस करते हैं। द इंक्रीज यूज ऑफ डेप्ट इंक्रीज द फिक्स इंटरेस्ट पेमेंट, सिंस दिस फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट विल इंक्रीज द रेजिडुअल अर्निंग विल बिकम मोर वेरिएबल। जब कहते हैं कि जब डेब्ट टू इक्विटी रेशो इंक्रीज होगी तो जो इंटरेस्ट पेमेंट होगी, जो फिक्स्ड पे कर रहे हैं हम, वो भी इंक्रीज हो जाएगी। इसके अलावा क्या होगा, जो कॉन्ट्रैक्टल पेमेंट जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। द रेजिडुअल अर्निंग जो है वो विल बिकम मोर वेरिएबल हो जाएगी। इसके अलावा नेक्स्ट में कह रहा है द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन द स्टॉक विल चेंज सिंस द फिनेंशियल रिस्क हैज़ इंक्रीज। जैसे ही हमारी इक्विटी रेशो इंक्रीज होती है, हमारा जो फिनेंशियल रिस्क होगा वो भी इंक्रीज होगा। हमारा जो फिक्स इंटरेस्ट होगा, जब पेमेंट हम पे कर रहे थे अपने लोन के ऊपर, जो एक कंपनी लोन लेके रखती है अपने पास, इन्वेस्टमेंट करती है, उसका फिक्स इंटरेस्ट रेट जो होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है। तो कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट जो है वो भी आल्सो इंक्रीज होगी, ठीक है ना, वो आल्सो इंक्रीज हो रही है। तो लिहाजा जो इक्विटी डेब्ट टू इक्विटी रेशो इंक्रीज होगी तो तमाम फैक्टर पर इफेक्ट पड़ेगा। उम्मीद है कि आपको बखूबी ये टॉपिक समझ आ गए होंगे। तो मज़ीद हमारी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।